नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। श्रीलंका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त गोपाल बागले ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने दस्तावेज सौंपे हैं। इस दौरान बागले ने यह भी कहा कि ये दस्तावेज सौंपने का एक नया और अभिनव तरीका है। ये चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाता है। मैं वर्तमान में इंडिया हाउस आने के बाद निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं राष्ट्रपति कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकता था। बता दें कि बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। फरवरी में उनकी नियुक्ति श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर हुई थी। बता दें कि इससे पहले तरणजीत सिंह संधू ये पदभार संभाल रहे थे। उन्हें अब अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं बागले कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से अब तक अपना पदभार नहीं संभाल पाए थे। श्रीलंका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त बने हैं गोपाल बागले और अब इन्होंने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने दस्तावेज सौंपे हैं और इस तरीके को उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग बताया है और कहा है कि ये एक नया और अभिनव तरीका है। विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेनों में यात्रा करने पर भी विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा और खासतौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फॉर्म पर केवल अपना पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारी देनी होगी और इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान रहेगा। कोविड-19 के समय इस तरह की चुनौतियां पेश आई। कोरोना संक्रमित यात्रियों को पता लगाने और उसके साथ यात्रा करने वालों की पहचान करने में कठिनाई हुई। स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी आवाजाही से टैक्सी और बसों की सुविधा नहीं मिल रही है। रेलवे इस बाबत पहले ही सूचना लेकर के संबंधित राज्यों को इसकी जानकारी दे सकता है। मालदीव में फंसे अन्य भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारतीय नौसेना का भारी भरकम पोत आईएनएस जलाश्व अपनी दूसरी यात्रा पर माले के लिए रवाना हो गया है। अपनी पहली यात्रा के दौरान मालदीव से आईएनएस जलाश्व के जरिए 698 भारतीयों को वापस लाया गया, जिसमें 595 पुरुष और 103 महिलाएं शामिल हैं। इन 103 महिलाओं में 19 गर्भवती महिलाएं भी हैं। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है और कई अहम फैसले लिए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं और कोई भी शिक्षण संस्थान एडमिशन, परिवहन, यूनिफॉर्म या कोई और अतिरिक्त फीस या चार्ज नहीं ले सकते हैं। स्कूल 2020-21 के लिए छात्रों के अभिभावकों से कोई भी बड़ी फीस वसूली नहीं करेंगे और साथ ही निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी शिक्षण संस्थान कोरोना संकट के मुश्किल दौर में किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकालेगा और ना ही उसके वेतन में किसी तरह की कोई कटौती की जाएगी। वहीं स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई छात्र फीस भरने से असक्षम है तो उसे स्कूल से निकाला ना जाए। इसके संबंध में शिक्षा मंत्री ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सभी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में इन गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। पंजाब सरकार ने यह दिशा निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार दिया है, जिसका मकसद छात्रों और उनके माता पिता को राहत देने के लिए दिया गया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने एशिया की सबसे बड़ी लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ के उद्योगपति की प्रतिक्रिया जानी। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम जी यतिन खुरमी है। खुरमी जी, ये दसो भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ? सर इस दे विच ये है भी पहले 12 महीने ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ EMI ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨया ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ PSPCL ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 10 ਦਿਨ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ U-turn ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ANV ਨਿਊਜ਼, कृष्ण वर्मा, मंडी गोविंदगढ़। कोरोना वायरस के चलते ठप हुए कारोबार को पटरी पर लाने, मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 6 बूस्टर डोज का ऐलान किया, जिसको लेकर पंजाब के लुधियाना में किसानों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो अनाउंसमेंट किया जी, जो इन्होंने बोला है कि जो किसानों के कर्जे हैं उनका जो ब्याज है उसको अगर वो बिल्कुल माफ़ करेंगे तो अच्छी बात है किसानों के लिए। तो जो होना चाहिए, जो गरीब किसान है उनकी जो कुदरती आफत आती है, बहुत नुकसान होता है, किसान तो बेचारा पहले ही मर रहा है, उसके पास ज़्यादा कोई इतना और साधन नहीं है। मशीनरी महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, खादें महंगी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का भी बोला उन्होंने। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है जी, लॉन्चमेंट करिए, कोई गरीब को थोड़ा सहायता देंगे। इससे फायदा होगा आपको? हाँ जी फायदा तो होगा जी। अभी तक तो कोई फायदा दिया नहीं सरकार, हमारे पास तो 1-2 पैसे का कोई चीज़ नहीं आया, ना दाना ना रोटी। पर जो अनाउंसमेंट की है उसको मिला आपको कुछ? अभी तो कुछ नहीं मिला जी। तो जो की है फायदा है उससे आपको? हाँ फायदा तो होगा जी, कोई गरीब आदमी को सोचेगा, सरकार देगा। पीएम मोदी के राहत पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चरणबद्ध तरीके से अलग अलग सेक्टर के लिए घोषणाएं की हैं, जिसमें किसानों, मजदूरों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं इसको लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। और छोटे लोग हैं जो बेचारे कम आमदनी करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो 4 पहिए के ठेले वाले हों, छोटे रिक्शे वाले हों, रेडी पटरी वाले हों, ऐसे तमाम सारे लोग जिनका रोज़गार इस समय लॉकडाउन के अवसर पर नहीं चल पाया और उन्होंने कठिन तपस्या भी की, ऐसे सब लोगों के लिए 10,000 रुपये तक का लोन वो आसानी से ले सकें, सस्ते ब्याज पर ले सकें। ये भी आज अनाउंसमेंट किया गया है। जो कारखानेदार अपने
श्रमिकों के लिए हाउसिंग सुविधा चाहते हैं रेंट पर, तो उनके सस्ते रेंट पर मज़दूर को रहने की जगह मिल सके, यह भी आज घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि गांव, गरीब और किसान, मजदूर, इन चारों सेक्टरों में जो आज घोषणाएं हुई हैं वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हैं। ये सब घोषणाओं से हमारे ग्रामीण आबादी को और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बल मिलेगा और इससे ग्रामीण भारत की ताकत बढ़ेगी और आने वाले कल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सब लोगों का एक बड़ा योगदान। वित्त मंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि गरीबों के लिए खजाना सरकार ने खोला है। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले ही बनाई गई थी। कोरोना संकट के इस काल में प्रवासी मजदूरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। गरीबों के लिए खजाना सरकार ने खोला है। प्रधानमंत्री जी वत संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा, अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता। किसानों और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं और इसी को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 10 लाख लोग जो लौट करके बिहार आ रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में 2 महीने के लिए मुफ्त राशन से उनको राहत पहुंचेगी। वन कार्ड वन नेशन उन्हें दूसरे राज्यों में जहां वो जाएंगे वहां भी लाभ पहुंचाएगा। बिहार में अभी तक 36,73,000 लोगों को करीब 11,470 करोड़ का मुद्रा शिशु लोन मिल चुका है और अब इन्हें लोन वापस करने में कम ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए जिन लोगों का बकाया रहता है उन्हें वापस करने में काफी राहत मिलेगी। नहीं, देखिए आज भी जो ऐलान किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं, तो आज की इस घोषणा का सबसे ज्यादा बिहार को फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए हम लोग का आकलन है कि 10 लाख से ज्यादा लोग लौट कर आएंगे और उनके लिए उन्होंने 5 किलो चावल 2 महीने के लिए 10 किलो चावल उनको मिलेगा, 2 किलो दाल उनको मिलेगा। तो ये जो 10 लाख से ज़्यादा लोग लौट कर आ रहे हैं बिहार के अंदर, ना तो उनके पास राशन कार्ड है ना उनके पास पैसा है, तो उन गरीबों के लिए इतनी बड़ी घोषणा है कि उनको 5 केजी चावल 2 महीने तक मिलेगा। और देखिए दूसरी एक बात है कि कल अगर वो लौट के जाते हैं तो जो ये राशन कार्ड है, वन कार्ड वन नेशन, वो इस राशन कार्ड पर अपने राज्य में भी अनाज प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बिहार का गया, कल पंजाब में गया, महाराष्ट्र में गया, तो वहाँ भी उस राशन कार्ड पर वो अनाज उठा पाएगा। और तीसरी बात है कि गरीबों को रहने की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो आज निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए किफ़ायती दर पर किराए का मकान जो है ये निर्माण किया जाएगा। जो आज एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, जो उनको कठिनाई होती है अन्य राज्यों के अंदर, तो उसके लिए भी उन्होंने। दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार शाम अचानक मौसम बदल गया और शाम करीब 5 बजे आसमान में बादल उमड़े और उसके साथ ही धूल भरी आंधी भी आ गई। इस दौरान तेज हवाएं चल रही थी, जिस वजह से जो लोग सड़कों पर थे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और दिन के वक्त भी लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि धूल की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी तेज हवाएं चली। धूल भरी आंधी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई और गर्मी के दिनों में अचानक मौसम में बदलाव और बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट देखी गई और शहर के लोगों ने राहत की सांस ली।
कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजे गए 3 और नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी नमूने फतेहपुर क्षेत्र में गैर प्रांतों से आए लोगों के हैं। डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि अब जिले में कुल 9 सक्रिय केस कोरोना के हो गए हैं। वहीं 9, 11 और 12 मई को जिन लोगों के नमूने लिए गए थे उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बुधवार को 101 अन्य लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। 715 लोगों को होम क्वारंटीन और 849 लोगों को विद्यालयों में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन वार्ड में एक व्यक्ति को भर्ती भी किया गया है। हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद बाजार में बिना हेलमेट के जा रहे युवक को तैनात पुलिसकर्मी ने डंडा मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी की ओर से डंडा इतनी जोर से मारा गया कि युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। वीडियो में युवक और पुलिस के बीच झड़प की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है और वहीं युवक को लहूलुहान देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उनकी भी पुलिस से झड़प हो गई। हालांकि पुलिस प्रवक्ता का इस मामले में कहना है कि युवक ने बिना हेलमेट और मास्क के स्कूटी पर सवार होकर जाने पर पुलिसकर्मी ने उसे टोका तो वो पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा था। हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना टेस्ट के लिए अधिकृत की गई प्राइवेट लैब SRL की रिपोर्ट गलत थी। यह जांच में पाया गया है। इसकी पुष्टि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि SRL लैब की ओर से जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट गलत थी। बता दें कि इस लैब ने 4 नेगेटिव मरीजों को पॉजिटिव बताया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस लैब पर बैन लगाते हुए जाँच बैठा दी है और इस मामले पर जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना में किसी की रिपोर्ट गलत आना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। किसी को कोरोना नहीं और उसे कोरोना पॉजिटिव अगर करार दे दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस मामले को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो MOU SRL के साथ हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो कार्रवाई के प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि इस मामले में ICMR को भी लिखेंगे कि वो इस लैब के खिलाफ कार्रवाई करें। जांच पूरी हो गई है और जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि SRL लैब द्वारा जो टेस्ट किए जा रहे थे उनकी रिपोर्ट गलत थी और कोरोना में किसी की रिपोर्ट गलत आना बहुत घातक हो सकता है। अब किसी को कोरोना नहीं है और अगर आप उसको रिपोर्ट में कोरोना बता दो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो अब जो MOU SRL के साथ हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो कार्रवाई के प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे और हम ICMR को भी लिखेंगे कि वो इस लैब के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए SRL लैब के बारे में जो मैंने अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो यहाँ की सिचुएशन थी अम्बाला की, जो हमारे 4 टेस्ट पॉजिटिव आए थे उसके बाद वो नेगेटिव डिक्लेयर हुए थे, तो उसके बारे में मैंने अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, हमारे DGHS को दे दी थी। तो जो आगे है पूरे स्टेट की कार्रवाई करनी है उन्होंने, क्योंकि यही मामले पानीपत के भी हैं, मेवात के भी हैं, फरीदाबाद के भी हैं, गुड़गांव के भी हैं। तो पूरी जो जांच है उन्होंने PGI को दी। नहीं, शुरू में मेरे को सिविल सर्जन गुड़गांव को लगाया गया था, लेकिन ये था कि स्टेट लेवल की जांच है, अलग अलग जिलों में जाना है, तो एक सेंट्रल कमेटी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से बनाई गई थी। नहीं, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो हमारी जो यहाँ की सिचुएशन थी, जो हमारे टेस्ट पॉजिटिव आए थे उसकी रिपोर्ट मैंने दे दी थी। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी, जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव देना, भी फॉल्स पॉजिटिव की नहीं होते, हाँ फॉल्स नेगेटिव जरूर हो सकते हैं। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए अपने घर लौट रहा है। वहीं कुछ मजदूर परिवार जो दिल्ली से गोरखपुर के लिए छोटे बच्चों के साथ साइकिल और पैदल पर
रवाना हुए थे अपने घर के लिए। इसी कड़ी में यूपी के गोरखपुर जिले के रहने वाले एक परिवार से बात की गई, जो कि शहर में मेहनत मजदूरी का काम करता है। परिवार में 5 बच्चे हैं। इनकी उम्र महज 2 से 3 साल है और ये बच्चे भी परिवार के साथ नंगे पांव 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए तपतपाती धूप में निकल पड़े हैं। हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है और अब तक कोई जानकारी नहीं आई है और अब किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। कई जगह रास्ते में कुछ लोग खाने पीने को दे देते हैं और कई बार कुछ नहीं भी मिलता, तो वो चाहते नहीं इस तरह से जाना, लेकिन वो मजबूर हैं और इसलिए पैदल ही वो निकल पड़े हैं। चले जा रहे थे, गर्मी ज़्यादा थी, मैंने इनको यहाँ गर्मी के लिए भी थोड़े सुस्ता लो, पानी पात पी लो। बच्चे थे छोटे, कीड़े मंगा कीड़े खिला दिए इनको और पानी पात पिला दिया। अब ये इतनी दूर जा रहे हैं, ये कहाँ से आए थे? ये दिल्ली से आए बता रहे बाजी। अच्छा, तो कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे और साधन मिल जाएगा, उस साधन से जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से। तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कराई इसकी, या आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन तो मैं किया था। तो टिकट कंफर्म हुई कोई आपकी? कुछ नहीं हुआ अभी। कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा है, कड़कती धूप है। मिलेगा तो कैसे निकलेंगे, अभी तो पैदल चल रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई, दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं की गई? दिल्ली सरकार तो रोक रही है कि मत जाओ, कंपनियाँ खुलेंगी तो कंपनियाँ खुल नहीं है सर, मतलब खाने पीने कोई दिक्कत मतलब पूरा व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे सर? नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था करा रखी थी। सर स्कूल में खाना मिला, थोड़ा सा खाना मिला, परिवार वालों को कहाँ पेट भरेगा बताइए? एक आदमी को खाना मिलता है सर। खाना खाते हैं दिन में। ओके, तो मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से खाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं मतलब स्कूल पे, तो एक बार जो खाना ले आए छोटे बच्चे हैं, 3 बार 4 बार दिन में खाते हैं, तो दिन में कहाँ से आएगा? अच्छा, तो अब हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को आए 4 नए मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। जिस रफ्तार से शहर में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो चिंता का विषय है। गुरुग्राम जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 170 तक पहुंच गई है, जिसमें से 67 मरीज अपना इलाज करवाकर वापस अपने घर जा चुके हैं, तो वहीं 103 केस एक्टिव हैं, जिन्हें गुरुग्राम के कोविड अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। मैम, क्या कुछ नए मामले सामने आए हैं? 4 मामले सामने आए हैं और इसमें से 2 पालन विभाग के हैं, एक सेक्टर 53 का है और एक सुशांत लोक का है। और मैम, क्या कुछ कितने मरीज ठीक होकर अपने घर पे जा चुके 67 मरीज ठीक होकर चले गए हैं और अब हमारे पास एक्टिव केसेस 103 हैं। मैम, आपने बताया कि 4 नए कोरोना केस आए हैं, तो मैम कैसे इन संक्रमण में आए थे कोरोना के? वो पॉजिटिव केसेस के कांटेक्ट में आए हैं। पॉजिटिव केस। और मैम, कितने टोटल मामले रह चुके हैं और मैम कितने अपने घर पे जा चुके हैं टोटल? 67 चले गए हैं डिस्चार्ज होकर और 103 रह गए। खबर हरियाणा के टोहाना में संगम अस्पताल रोड से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजा गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार को भी बरामद कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में से 3 अभी भी फरार हैं। सभी आरोपी पंजाब के लहल गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित परिवार से अपहरण किए संदीप को छुड़वाने की एवज में 25,000 रुपये लिए थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। हरियाणा में फतेहाबाद के गांव भिरडाना के पास पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से 3 किलो 95 ग्राम अफीम बरामद की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है और पकड़े गए दोनों आरोपियों की ओर से अफीम को रतिया इलाके में सप्लाई किया जाना था, लेकिन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें हिसार जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस ने गांव भिरडाना में नाकेबंदी के दौरान मंडी आदमपुर निवासी रमेश को 1 किलो 45 ग्राम अफीम के साथ काबू किया। रमेश ने बताया कि वो ये अफीम गांव म्योंद कला निवासी दिलीप से लेकर आया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दिलीप को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद की। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया।
बिलाना के एरिया के अंदर व्हीकल चेकिंग वगैरह कर रहे थे, तो उस दौरान एक रमेश नाम के आदमी को शक के आधार पर इन्होंने तलाशी ली। तो तलाशी के दौरान उससे 1 किलो 45 ग्राम अफीम मिली और उससे गहन पूछताछ की, जिसने बतलाया कि ये अफीम वो दलीप पुत्र जयमल म्योंद कलां से लेके आए और उसके डिमार्केशन पर दलीप को गिरफ्तार किया गया और दलीप को गिरफ्तार करके गहन पूछताछ की तो दलीप से भी 2 किलो 50 ग्राम अफीम और मिली, जो कुल दोनों से 3 किलो 95 ग्राम अफीम बरामद। कहाँ से कहाँ जाने था? ये इन्होंने बताया है कि ये जो है ना खुदरा रेट पर कंज्यूमर्स को जो है ना रतिया एरिया और इस साइड में बेचते हैं। तो सर कितनी कीमत है सर इसकी बाजारी? इसकी बाजारी कीमत करीब 5-6 लाख। कोरोना लॉकडाउन के बाद करीब 1.5 महीने बाद हरियाणा में रोडवेज बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते सिरसा से शुक्रवार की सुबह एक बस पंचकूला के लिए रवाना होगी। रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं और बस को सैनिटाइज करवा दिया गया है और बस में सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए 30 सवारियां बैठाई जाएंगी। बता दें कि बसों में बैठने से पहले सवारियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और इसके अलावा टिकट बुकिंग ऑनलाइन होगा और सभी सवारियों को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। के लिए जो मुख्यालय की हिदायत आई हैं उसके अनुसार सीटों पे क्रॉसिंग करा दी गई है। बीच में जो 3 वाली सीट है उसमें बीच में क्रॉस करा दिया, एक साइड में इधर सवारी बैठेगी, 2 वाली है उसमें विंडो साइड सवारी बैठेगी, इस हिसाब से क्रॉसिंग करा दी गई है और ऑनलाइन सारी बुकिंग हो रही है जी। शेड्यूल सुबह 8 बजे का रखा गया है और उसमें थर्मल स्क्रीनिंग मौके पे हो जाएगी, जो सवारियाँ बैठे उनमें टेम्परेचर नोट कर लेंगे सभी का और उसी हिसाब से गाड़ी को सैनिटाइज करा दिया गया है। पूरी तैयारी प्रॉपर्ली कर ली। सवारियां खुद अवेयर हैं आज की डेट में, फिर भी यदि ऐसी किसी सवारी के पास नहीं हुआ तो हम दे देंगे मौके पे सैनिटाइजर गाड़ी के अंदर अवेलेबल। एक लगभग 30 सवारियाँ, कंडक्टर ड्राइवर, ऑनलाइन बुकिंग है सर। और कल नेक्स्ट डे 8 बजे वहाँ से चलेगी, सुबह आज जैसे कल जाएगी, जैसे परसों हर रोज़ डेली रूटीन बन जाएगा, ये नाइट वहाँ करेगी। सिख कौम के महान जथेदार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में सरहिंद में फतेह दिवस मनाया गया और गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में कोरोना वायरस के कारण नामात्र ही संगत पहुंची, और क्योंकि प्रशासन की ओर से जहां धार्मिक स्थानों पर इकट्ठ करने पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं एसजीपीसी के प्रधान गोविंद सिंह लोगोवाल पहले ही संगत को कह चुके हैं कि वो अपने घरों में रहकर ही बंदा बहादुर और साहिबजादों को याद करें। फतेह दिवस के मौके पर अकाल तख्त के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह ने सिख संगत को बधाई दी है। गौरवमयी पुरब है सरहंद फतेह दिवस। सब तो पहला तो मैं इस पुरब दीयां समुचे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। इस करके मैं एक बार फिर इस पुरब दी बहुत बधाइयाँ देना। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में गुरुवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 में से 3 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। इनकी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की कई टीमें पड़ताल में लगी हुई हैं और प्रयागराज के धमनगंज के प्रीतम नगर में सामूहिक हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। एक परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक का आपस में पति पत्नी, बहू और बेटी थे। इस मामले की दोपहर बाद खबर मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में खलबली मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और 4 लोगों की हत्या की खबर पाते ही पुलिस अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची जांच पड़ताल के लिए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन डीवीआर गायब है और एक कमरे की अलमारी खंगाली गई है। दो दिन पहले मथुरा के थाना सदर क्षेत्र स्थित दामोदरपुरा की आर्यव्रता बैंक में बाइक सवार बदमाशों द्वारा बैंक में घुसकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और पुलिस ने सुबह एक महिला समेत 5 अभियुक्तों को उक्त मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो लोग इस मामले में फरार चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार चल रहे बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर बाजार में 12 तारीख को जो डकैती की घटना बैंक में हुई थी, तो उसमें अधिकतम जो हमारे अक्यूज हैं वो अरेस्ट होकर के जेल चले गए हैं, परंतु उसमें कुछ लोग अभी वांछित थे, उनकी सूचना मिल रही थी। फोर्स के जो हमारी टीम है उनको लगातार फॉलो कर रही थी। आज यहाँ पर एक बदमाश जो परविंदर है, जो इसमें अभी तक वांछित चल रहा था, उसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उसको यहाँ रोकने की कोशिश की, क्योंकि जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं, तो लिंक रोड या ऐसे रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसकी सूचना मिल रही थी। पुलिस ने रोकने की रुका नहीं और उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उस बदमाश को जो है पैर में गनशॉट वुंड हुआ है। तत्काल उसको उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है। मौके पर सभी अधिकारियों ने इसका मुआयना कर लिया। फोरेंसिक टीम आकर के इस पूरी घटनास्थल का निरीक्षण करके और यहाँ से इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो है वो लेगी। आगे की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। थैंक यू। देवरिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर लार थाना क्षेत्र के महरौना पुलिस चौकी पर मालवाहक वाहनों से वसूली की पुष्टि के बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। महरौना पुलिस चौकी के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। पकड़े गए दोनों पीआरडी जवानों और एक सिपाही पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और बता दें कि यूपी बिहार बॉर्डर पर महरौना चेकपोस्ट से आने वाले एक वाहन से वसूली करने की शिकायत एसपी को मिली। इसके बाद एसपी ने सीओ वरुण मिश्र को इस मामले को उजागर करने की जिम्मेदारी सौंपी। सीओ सादे कपड़ों में रात में ट्रक से महरौना पुलिस चौकी पर गए और ट्रक पहुंचते ही एक सिपाही के साथ 2 पीआरडी जवान आगे खड़े ट्रकों से रुपये वसूल रहे थे। सीओ ने 2 पीआरडी जवानों और एक सिपाही को रंगे हाथ पकड़ लिया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिए। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के जालौन में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से बाइक से उछलकर गिरे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को गंभीर चोट आई है। आनंद फानन में राहगीरों ने पुलिस और बाइक सवार के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर
समीपवर्ती थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं बाइक सवार की मौत की सूचना पर स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और काफी देर तक हंगामा किया। जाम और हंगामे की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया और शांत करवाया और जाम खुलवाया गया। यूपी के इटावा में एक निजी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां कंपाउंडर और स्टाफ बॉय प्रसूता की डिलीवरी करते हैं और ऐसे ही डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। निजी अस्पताल ने डिलीवरी करवाने की नाम पर 2 लाख रुपए की फीस वसूली और कंपाउंडर और स्टाफ बॉय से डिलीवरी करने को कहा। इसी दौरान लापरवाही के चलते प्रसूता की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और निजी अस्पताल को सील कराने की मांग की है। मतलब डिलीवरी केस था और यहाँ पे लेके आए, एम्बुलेंस वाला लेके आया, हम ले जा रहे थे, एम्बुलेंस वाला यहाँ जोरा भरी लेके आया और उसने यहाँ भर्ती कर दिया। फिर डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हो के मतलब पैसा भरवा लिए इसने, 2 लाख रुपए भरवा लिए इसने। पुलिस अभी कुछ जवाब नहीं दे रही है। 2 लाख रुपए भरवा लिए इसने, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद ब्लड बंद नहीं हुआ और इसने बाहर निकाल दिया, जाओ सेपाई के लिए ले जाओ। हम सेपाई के लिए भी ले गए, पर पहुंच गए ITI चौराहे पे, वही हमारा पेशेंट खत्म हो गया। हमको हमें न्याय चाहिए, जो 2 लाख रुपया लिए वो चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए। यहाँ क्या डॉक्टर यहाँ है कि नहीं? वो डॉक्टर अभी भागे हैं, 2 मिनट पहले हुआ, आधा घंटा हुआ है। ऑपरेशन किया था, डिलीवरी थी। डिलीवरी होने के बाद उसका ब्लड बंद नहीं हुआ और फिर इसने घबराहट हुई, हमने कहा डॉक्टर से, बोला खून चढ़ेगा, अभी खून इंतजाम करो, पैसे हम दे रहे हैं। बोला हम इंतजाम कर रहे हो, इतने में गाड़ी मंगा ली इसने एम्बुलेंस और बोला यहाँ नहीं चढ़ पाएगा बोतल, वहाँ जाना पड़ेगा उधर। हमने कि वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं चढ़ाओ। बोले ना वहीं ले जाओ तुम। सभी बता रहे, रास्ते पहुँचे नहीं वहाँ तक, रास्ते में ही खत्म हो गई। कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मामले में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में सुनवाई हुई और मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, याचिका लगाने वाले अधिवक्ता से सुनिए। वहीं कोरोना काल के बीच अब बार बार टिड्डी दल फाजिल्का के सरहदी गांवों में दस्तक दे रहा है और बीती रात भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान से उड़ा 1.5 किलोमीटर लंबा लाखों की तादाद में टिड्डी दल का समूह राजस्थान से होता हुआ फाजिल्का के सरहदी इलाके दीवान खेड़ा और आसपास के गांवों में दाखिल हो गया, जिस पर किसानों ने विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कृषि विभाग ने फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशक दवा का छिड़काव कर 10 घंटे तक विशेष ऑपरेशन चलाया और टिड्डियों को मार गिराया। टिड्डी दल का हमला होया, ये हमला राजस्थान की तरफों आया, पर बेसिकली जो है हमला होया पाकिस्तान वालों आया सी, बाया राजस्थान हुंदा साडे पंजाबा मंडल पिंड कोयल खेड़ा दीवान खेड़ा इन्हां पिंडां च आया तो काफ़ी वड्डी मात्रा विच ये दरख्तां ते आके शाम नूं तकरीबन 7:30 बजे दे नेड़े बैठिया। उस टाइम सानूं सूचना पिंड वालियां वास दित्ती गई। साडा विभाग जो लगातार मॉनीटरिंग कर ही रहा, तुरंत उत्थे पहुंचिया। उस समय असीं मानयोग DC साहब जी नाल कंटैक्ट किया तो फायर ब्रिगेड मंगवाई गई तो जो लोकल साडे कोले पंप सीगे वो मंगवाए गए तो बाकी पिंड वासियों तो भी जो पिंड वासियों को पंप सी वो मंगवाए। उस टाइम असीं तकरीबन 9 बजे के नेड़े तेड़े ऑपरेशन शुरू कर दिता। पिंड वासियों वालों थोड़ा घबराहट महसूस की गई, उन्होंने इस करके थोड़ा पहला जो अपने थालियां खड़काउणा या होर कोई खड़का करन लगे तो वो जो थोड़े थां 'च बैठ सकता सी झुंड तक काफ़ी लंबे एरिए खिलर गया, वो डर के स्कैटरिंग हो गया। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਝੁੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
पंजाब में लॉकडाउन को लेकर के ट्रांसपोर्ट का काम काफ़ी प्रभावित हो रहा है और काम करने वाली लेबर को राशन तक नहीं मिल रहा है। ड्राइवरों को भी परेशानी हो रही है। लगातार 2 महीने से घरों में बैठे हैं, ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही राशन। ट्रांसपोर्ट के मालिकों से जब वो पैसे मांगते हैं तो उनका कहना है कि पैसे काम नहीं हो रहा तो कैसे दें। सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें राशन का सामान मुहैया करवाया जाए और कर्फ्यू में ढील के मुताबिक काम करने की परमिशन भी दी जाए। मुश्किल ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਲੋ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਠੇਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-4 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 7,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 11,000 ਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਆਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਲਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ट्रांसपोर्ट गड्डियाँ ਦੀਆਂ किश्तों बारे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसजीपीसी के सदस्यों ने छठी पातशाही में इकट्ठे होकर कहा कि जिस भी व्यक्ति ने सिख साहिबान और गुरु घर के बारे में अमर्यादित भाषा का सोशल मीडिया पर प्रयोग किया है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा सिख समाज प्रदेश भर में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। और इसी को देखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरियाणा से मेंबर भूपेंद्र सिंह असंध ने कुरुक्षेत्र के डीसी और एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸੁਲਾਮੀ ਨਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। हरियाणा के झज्जर में साइकिल से पलायन करते मजदूरों को देखा गया। मजदूर पंजाब से उत्तर प्रदेश के लिए निकले थे और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर झज्जर में थमे थे। मजदूरों का कहना था कि वो लोग घर जाने के लिए 5 रोज पहले रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया था, लेकिन जब कोई सूचना उन्हें नहीं मिली तो उन लोगों ने साइकिल से ही अपने घर की ओर वो चल पड़े और करीब आधा दर्जन मजदूरों ने मीडिया से अपना दुख भी साझा किया है। नीरज। कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से जी, पंजाब बाग में से। कब चले थे पंजाब से? 4 दिन हो गए जी। तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था जी नहर पे। फिर क्या, कोई आ गए जी कोशिश करके। फिर अभी जा कहाँ रहे हो? अब जा रहे जी यूपी में।
एक तरफ सरकारें ही कह रही हैं कि हम मजदूरों को भेज रहे हैं, आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है? 6 दिन हो गए जी, 6 दिन हो गए बस का रजिस्ट्रेशन कराया था। तो कोई मैसेज को कुछ को नहीं आया, कुछ नहीं कहना चाहते, बस अपने घर पहुंच जाए आराम से, बढ़िया जी। क्या कहेंगे सरकार से, तो सरकार तो अपना मन के करेगी, मेरी थोड़ी नहीं सुनेगी। देश में इन दिनों लॉकडाउन है और इस दौरान सभी अपने घरों में रहकर समय बिता रहे हैं, जो कि अब सभी के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसे लेकर के एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल सोनाक्षी ने ये फोटो पोस्ट करके लिखा है कि संडे सेल्फी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कौन सा दिन है, और इसके साथ ही उन्होंने लाइफ इन द टाइम ऑफ कोरोना और लॉकडाउन जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया है। सोनाक्षी ने जैसे ही अपनी ये फोटो पोस्ट की, यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि आप रामायण के किरदारों के बारे में भी भूल गई हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट कर पूछा कि संजीवनी बूटी कौन लाया था, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें फिर से रामायण देखने की सलाह दे दी। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कई कुएं सूख गए जो सरकार ने बनवाए थे, लेकिन जो कुआं वहां के रहने वाले आदिवासियों ने लकड़ी से बनाया था उसमें आज भी पानी है। गांव चेंडू में करीब 70 साल पुराना एक कुआं जो स्थानीय आदिवासियों ने लकड़ियों से बनाया था और आज भी पर्याप्त साफ पानी उसमें भरा हुआ है। इस कुएं के पास में एक सरकारी कुआं भी है जो सूख चुका है, लेकिन ये कुआं आज भी स्थानीय लोगों को पानी मुहैया करवा रहा है। सर ये कुआं है 70-80 साल पहले पुराना कुआं है ये। अभी हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है तो हमने इसका पता लगाया कि भाई कुआं कहाँ है, वही सब इसको खोद खाद के सफा करवाया और पानी हमने भरना चालू करा। पानी है इसमें अभी? हाँ है ना। तो यह पानी पीते क्या आप लोग? हाँ पीने के लिए वापर चालू है हमारा। चालू है। कितना पुराना है? 70-80 साल है, बहुत पुराना कुआं है ये। लोगों का बनाया हुआ है ये, पहले पुराने लोगों का। इसके अंदर कुछ पत्थर की जुड़ाई वगैरह है क्या नीचे? नहीं, लकड़ी का है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां चेतगंज थाना क्षेत्र के चौराहे के पास सर्राफा कारोबारी कमलेश सेठ ने पारिवारिक विवाद के चलते बुधवार को खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंचे सीओ अनिल कुमार ने बताया कि सर्राफा कारोबारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था और पत्नी से झगड़ा होने के बाद काफी दिनों से परेशान चल रहा था। पत्नी लगभग 20 दिन पहले अपने 4 बच्चों के साथ अपने ससुर के घर चली गई थी, जिस पर प्रतिदिन फोन पर पत्नी से कहासुनी होती थी, जिस पर
परेशान होकर कमलेश सेठ ने खुद को गोली मारी और पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए लेकर गई थी, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने BHU ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। कमलेश सेठ है, ये सगुन ज्वेलरी की दुकान है। उन्होंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से अपने आप को गोली मार दी। उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा गया है। सर क्या रीज़न था, कुछ रीज़न पता चला? पारिवारिक रीजन है, प्रथम दृष्टया आपके पास में आया है। आपको ये झगड़ा हुआ है, पत्नी चली गई बच्चों को लेकर, दूसरे घर रांची का दूसरा घर है वहाँ, उसी में कुछ इंटरेस्ट की गई उनकी माता। ये गोली कहाँ लगा है सर? सर माथे पर। ये कितने गोली लगी है, कुछ अंदाजा है? वो जांच खबर यूपी के एटा से है, जहां 2.5 महीने से मेडिकल लेकर अनुपस्थित चल रही आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर दूसरे जनपद फर्रुखाबाद की रहने वाली है और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची। तभी DPO ने शासन और DM के आदेश पर जनपद और प्रांत से आए प्रवासियों के आने वाले आदेश का पालन करते हुए DPO के सुपरवाइजर को क्वारंटीन करने के आदेश पर ऑफिस पहुंची। एम्बुलेंस को देख सुपरवाइजर मौके से फरार हो गई। वहीं DPO ने सुपरवाइजर के गायब होने के मामले की शासन को रिपोर्ट भेजकर लापरवाह महिला सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वहीं DPO संजय सिंह ने अन्य जनपदों से आने वाले कर्मियों को शासन और जिला अधिकारी के आदेश का पालन करने के आदेश दिए हैं। मुख्य शिक्षक तैनाती जैथरा में है और फर्रुखाबाद से 2.5 महीना मेडिकल अवकाश के बाद योगदान करने के लिए आई थी और उसके लिए चूँकि फर्रुखाबाद जनपद से आई थी तो उनका मेडिकल चेकअप होना कोविड-19 को दृष्टिगत करते हुए प्रथम आवश्यकता थी। इसमें CMO साहब से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वार्ता की गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस देखते ही जाने से आनाकानी करते हुए विचलित हो गए। तो क्यों बुलाया था एम्बुलेंस को? एम्बुलेंस को उनको चेकअप के लिए बुलाया गया, क्वारंटीन कराने के लिए। क्वारंटीन कराने के लिए। दूसरे जिले से आई थी क्या? दूसरे जनपद से आई थी जी, फर्रुखाबाद। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? अब चूंकि जब तक वो उनका क्वारंटीन या मेडिकल चेकअप की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है कोविड-19 के संबंध में, तब तक योगदान नहीं कराया। राजस्थान में आबू रोड के शक्तिपीठ अंबाजी में एक नवविवाहित दंपति ने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। विवाह में भेंट में मिले राशि 1,11,111 रुपए को प्रधानमंत्री सहायता कोष में दे दिया। दंपति ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अग्नि को साक्षी मानकर पाणी ग्रहण संस्कार किया और इसके बाद नवविवाहित युगल पालनपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और विवाह के दौरान लग्न में मिली 1,11,111 रुपए का चेक कलेक्टर संदीप सांगले को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाने पाए मुहिम के तहत समाजसेवी डॉक्टर रजवंत सिंह ने रोजाना की तरह आज भी अपने जनपदों की तरफ जा रहे प्रवासी मजदूरों को लगभग 2000 रंच के पैकेट, 100 दर्जन केला और लगभग 1500 बोतल पानी, बिस्किट और मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया। इस दौरान समाजसेवी डॉक्टर रजवंत सिंह ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए वो संकल्पबद्ध है और लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही वो बस्ती जनपद में जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। नई दिल्ली से क्या करते थे? नई दिल्ली में दिहाड़ी का काम हम लोग करते हैं। हाँ, मतलब 3 दिन हो गया हम लोग के चले हुए। दिल्ली से आप गाजियाबाद पहुँचे हो 3 दिन में? रात में हम लोग पार हुए हैं। अच्छा। अब वहाँ गए हैं तो मेरठ वाला रोड पर, वहाँ 12 बस थी, वहाँ से ज़्यादा जनता हो गई। जोधपुर के बासरी में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अमरावती नगर में सुबह एक अधेड़ युवक मकान की दीवार पर लटका हुआ देखा गया। जानकारी के अनुसार मकान को लेकर के पारिवारिक झगड़े को कारण बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही बासनी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में मृतक की पत्नी और बेटी राजेश्वरी और दामाद अशोक को गिरफ्तार किया था। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।